अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था यूराइनी सिस्टम, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस किया था। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन हमें पता है 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला जो प्रोसेस था, स्टेप था ग्लोमेरुलर, जिसे फिल्ट्रेशन भी हम उसे कहते हैं या प्रेशर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। उस प्रोसेस को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन और एक्सक्रीशन इन नेफ्रॉन है, इसको हमने कंप्लीट करना है। यानी आज का जो सेकंड पार्ट है उसी लेक्चर का, उसी सीरीज़ की एक आप कह सकते हैं दूसरा लेक्चर है जो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के रिलेटेड है। तो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सेकंड स्टेप था फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में, सेकंड स्टेप था रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन। रीअब्जॉर्प्शन, पहले तो ये लफ्ज़ समझ लें, यहाँ पर ये रीअब्जॉर्प्शन का वर्ड क्यों आया है। देखें, एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? जब फूड, डाइजेस्टेड फूड होती है ना, डाइजेस्टेड फूड, ये जब एंटर होती है विलाई के ज़रिए हमारे ब्लड के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब डाइजेस्टेड फूड ब्लड के अंदर एंटर होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन जो रीएब्जॉर्प्शन है, दोबारा एब्जॉर्ब, यानी कि दोबारा ब्लड के अंदर फूड, जो विटामिन्स हैं, इसके अलावा जो अमाइनो एसिड्स हैं, या इसके अलावा जो ग्लूकोज है, जो प्रेशर फिल्ट्रेशन की जैसे बाहर निकला है, अब दोबारा चूँकि उसको ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो इसलिए इसके लिए इसके साथ हम लफ्ज़ लगाते हैं रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर? एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हुई है? जब डाइजेस्टिव फूड ब्लड के अंदर आई है। किसके ज़रिए बेटा? विलाई के ज़रिए। विलाई के ज़रिए ये हमारे ब्लड में आई है, तो इसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे। और चूँकि पहले एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, अब दोबारा ब्लड के अंदर उसकी जो है एब्जॉर्प्शन आप करवा रहे हैं, तो तभी हम उसे क्या कहते हैं? रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये रीअब्जॉर्प्शन जो है नेफ्रॉन के मुख्तलिफ पार्ट्स है। हमने पढ़ा था नेफ्रॉन के पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसके बाद लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले के 2 पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और डीसीटी है जिसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। तो हर एक पोर्शन में अलग अंदाज में जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है। तो पहला जो हिस्सा है ना नेफ्रॉन का, इसे हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल भी कहते हैं या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी कहते हैं, या इसे वैसे अगर एब्रीविएशन लिखें तो हम इसे पीसीटी भी कहते हैं। इसके ज़रिए किन किन चीज़ों की एब्जॉर्प्शन होगी? तो इसमें 100% जो न्यूट्रिएंट हैं, न्यूट्रिएंट में हमने देखा था विटामिन शामिल हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, और जो ग्लूकोज वगैरह है, ये 3 चीज़ें ये 100% कम्प्लीटली दोबारा जज्ब हो जाती हैं एक्टिवली। एक्टिवली कहते हैं यानी एटीपी का यहाँ पर यूज़ होगा। तो एटीपी का यूज़ करके जितने न्यूट्रिएंट प्रेशर फिल्ट्रेशन की जैसे बाहर निकले हैं और किसके अंदर आए हैं, बोमेन कैप्सूल के अंदर आए हैं, उनको दोबारा रीअब्जॉर्ब करा लिया जाएगा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें साल्ट हो गए, जिसमें आयंस वगैरह हो गए, ये भी 70 to 80% दोबारा ब्लड के अंदर उसको मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा प्रोसेस यहाँ पर होता है बेटा, वो 65% जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी यहाँ पर टेक प्लेस होती है। क्लियर हो गया बेटा? तो पहला जो पोर्शन है ना प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, इसमें आप देख रहे हैं तमाम न्यूट्रिएंट, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, 100% न्यूट्रिएंट एक्टिवली दोबारा एब्जॉर्ब हो चुके हैं। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट, उसमें साल्ट है, उसमें आयंस वगैरह हैं, वो भी दोबारा ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गए हैं। इसके अलावा जो 65% एब्जॉर्प्शन है बेटा, वो वाटर की भी यहाँ पर हो चुकी है। तो ये पहले पोर्शन के अंदर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यहाँ अकर होता है। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले, अगला पार्ट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद जो अगला पार्ट है बेटा, वो लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के 2 आर्म होते हैं, एक डिसेंडिंग आर्म है, एक असेंडिंग आर्म है। ये आपको यहाँ पर लूप ऑफ हेनले नजर आ रहा है, ये डिसेंडिंग यानी नीचे जाती हुई नाली है, और ये असेंडिंग है, ऊपर की तरफ आती हुई नाली है। अच्छा, डिसेंडिंग पोर्शन से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, यहाँ से पानी की रीअब्जॉर्प्शन होती है। कितने परसेंट? तकरीबन 20% रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर अकर होती है। इसका मतलब वाटर की 85% जो रीअब्जॉर्प्शन है वो मुकम्मल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 65% प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में हुई है और 20% जो है डिसेंडिंग आर्म में। असेंडिंग आर्म में किसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है? रीअब्जॉर्प्शन मैंने दोबारा कहा है कि ये सारे का सारा जो फिल्ट्रेट आ रहा था ना किसके अंदर, इस बोमेन कैप्सूल से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, इस फिल्ट्रेट की दोबारा ब्लड के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होती है ना, इसको हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। क्योंकि सारी चीज़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट थे, इसमें वाटर था, साल्ट थे, आयंस थे, ये सारे के सारे जो है फिल्टर हुए थे। अगर ब्लड में से आप इन चीज़ों को निकाल लेते हो तो ब्लड की पीएच चेंज हो जाएगी, ब्लड के अंदर जो फूड है वो जो है उसका लेवल कम हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर एटीपी लेवल डाउन हो जाएगा। तो फिर इसका तो फ़ायदा ना हुआ बल्कि उल्टा नुकसान हो गया। आप तो वेस्ट मटेरियल निकालने चले थे, लेकिन साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी तो बाहर निकल रही हैं, तो दोबारा उसको रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है। तो असेंडिंग जो आर्म होता है लूप ऑफ हेनले का बेटा, ये असेंडिंग आर्म है। इस असेंडिंग आर्म से जो आयंस होते हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन करवाई जाती है। सोडियम, क्लोरीन और पोटाशियम, इनकी एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। दैट मीन्स यहाँ एनर्जी खर्च होती है। इसके अलावा जो आयंस कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सोडियम आयंस हैं, इनको भी रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है, लेकिन पैसिवली करवाया जाता है। यानी
आप एक चीज़ गौर तो करें कि यहाँ पर सोडियम और ये भी सोडियम, यानी सोडियम की दोनों तरीक़ों से एब्जॉर्प्शन होती है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी होती है और पैसिव एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर होती है। इसके अलावा ये तो हमने देखा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। उसके बाद जो अगला पार्ट है बेटा, ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को हम क्या करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यानी कि अगर आप सपोज फ़र्ज़ कर लें, ये आपका जो पार्ट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा है। तो इसमें से जो पहला ही हाफ है ये वाला, यहाँ से, यानी हमने क्या किया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। इसका जो फर्स्ट हाफ है वहाँ से सोडियम, क्लोरीन, पोटाशियम, इनकी रीअब्जॉर्प्शन करवाई जाती है एक्टिवली, इनकी एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाई जाती है। अच्छा, उसके बाद वाटर इज़ नॉट रीअब्जॉर्ब्ड, यहाँ से इस पोर्शन से यानी पहले हाफ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। लेकिन जो सेकंड हाफ है यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन होती है बेटा वो कंडीशनल होती है, यहाँ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है, कुछ कंडीशंस लग जाती हैं। क्या वो कंडीशन है, यहाँ पर जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन है वो भला यहाँ पर कौन करवाता है, यहाँ सोडियम की बेटा रीअब्जॉर्प्शन जो है ये एक हार्मोन है जिसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्लियर, जो कहाँ से होता है, ये जो हम एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल ग्लैंड का एक हार्मोन है जिसे एल्डोस्टेरॉन कहते हैं। एल्डोस्टेरॉन के इफेक्ट की वजह से जब एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा वो आकर ये जो सेकंड पोर्शन है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा और वहां से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवा दी जाएगी। उसके बाद जो वाटर है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए एक यहाँ पर हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन हम उसे कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन, ठीक है, इसका सेकंड नेम है। तो यहाँ पर कंडीशन लग गई है कि अगर एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा तब जाके सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी। दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ पर ADH रिलीज होगा, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा, या जिसे वेजोप्रेसिन भी कहते हैं, उसके बाद तकरीबन जो कुछ हद तक 7% 8% जो रीअब्जॉर्प्शन वाटर की होती है ना, वो किसकी वजह से होती है बेटा, ADH की जैसे एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन की जैसे होती है। ये कब होती है, जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर लेवल डाउन हो जाता है, यानी डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो गई है। अब पानी को सेव करना है, आपने अपने ब्लड में जज्ब करना है, ना कि उसे यूराइन के जरिए बाहर निकालना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ADH बनेगा और वाटर को दोबारा ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब करवा ले जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मतलब आपके साथ एक्स्ट्रा जो है वो वाटर पी लिया है या पानी वगैरह आपने ज़्यादा पी लिया है, अब वो सारे के सारा ब्लड में जज्ब नहीं होगा। फिर क्या होगा, ADH का लेवल डाउन हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को यूराइन के जरिए आप वॉश आउट कर दें, निकाल दें जिस्म से बाहर। तो ये दो कंडीशन यहाँ पर लगती हैं। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के दूसरे हिस्से में जब भी रीअब्जॉर्प्शन होगी सोडियम की चाहे वो वाटर की, ये हार्मोन के इफेक्ट की वजह से होती है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि गिव हार्मोनल इफेक्ट ऑन रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के ऊपर अंदर रीअब्जॉर्प्शन पर हार्मोन्स का क्या असर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है। कौन से हार्मोन है, कहाँ बनते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों ने याद रखना है। तो ये जितनी रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो रही थी आपकी बुक के अकॉर्डिंग, इन सबको हमने समराइज़ किया है, इन सबको हमने अंडरस्टैंड किया है। उसके बाद कुछ हमारा बेसिक कंसेप्ट है, हम अपने इस टॉपिक को मज़ीद डिटेल से अगर हम देखें तो ज़रा ये जो डायग्राम है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखें बेटा, ये जो डायग्राम आपके सिलेबस के अंदर बनाई गई है ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये इसकी डायग्राम है बेटा। क्लियर, अब ज़रा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझना है। पहले तो ज़रा ये जो आपको नज़र आ रही हैं ब्लड जो डक्ट्स हैं, खून की नालियाँ हैं, इनको ज़रा आप अंडरस्टैंड करें कि ये होती क्या है। ये जो आपको ये नालियाँ जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और जो आपको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के गिर्द लिपटी हुई हैं, इनका नाम भी आनी चाहिए। इन्हें हम कहते हैं पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। बेटा इन्हें क्या कहा जाता है, पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज, पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। पेरी कहते हैं अराउंड, कवर, बाहर वाला कवर। ट्यूब्यूलर, ट्यूब्यूल्स के कौन से ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और डिस्टल ट्यूब्यूल के गिर्द जो लिपटी हुई नालियाँ इनको पेरीटिब्यूलर कैपिलरी कहते हैं, इन्हें पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं। इसके अलावा यू शेप नाली है जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के गिर्द ये जो यू शेप आपको ये नाली नज़र आ रही है, वैसे आसानी के लिए हम इसको ऐसे बाहर ड्रॉ करते हैं, वगरना इसका ये वाला जो पोर्शन होता है ना ये दरमियान से गुजर रहा होता है। तो कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए मैंने सिंपल इसको इस हिसाब से ड्रॉ कर दिया कि ताकि ये यू शेप नाली आपको बाहर से वाज़े नज़र आ रहा है। ये जो यू शेप नाली है ना इसको वासा रेक्टा कहते हैं, वासा रेक्टा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डक्ट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट नाली है। तो ये ओवरऑल ब्लड सप्लाई कैसे होती है ज़रा समझना है।
इसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। ये एफरेंट आर्टीरियल के जरिए ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस के अंदर, और ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड प्रेशर जनरेट होगा, ब्लड की जो सफाई होगी वो सारा जो साफ ब्लड है वो इफरेंट आर्टीरियल्स के जरिए आएगा। अब उसके बाद मैंने समझाया था कि जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो भी साथ साथ किसके अंदर आ जाता है, बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है, तो उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है, दोबारा जज्ब कराया जाता है खून की नालियों के अंदर। अब वो कौन सी खून की नाली, ये जो इफरेंट आर्टीरियल निकल रही है ना, ये आगे ब्रांचिंग के अंदर, यानी इनमें से ब्रांचेस निकलेंगी, और कुछ ब्रांचेस जो है वो चली जाएंगी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और कुछ इसकी ब्रांचिंग इफरेंट आर्टीरियल के किसको कवर कर लेंगे, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को, जिसको हम क्या कहेंगे, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज कहेंगे। इसके बाद एक और ब्रांच यहाँ पर इफरेंट आर्टीरियल की निकलती है जो यू शेप नाली के गिर्द मौजूद होती है, इसको हमने वासा रेक्टा का नाम दिया। अब क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर सारा साफ ब्लड है, यहाँ प्रेशर की वजह से ब्लड साफ हो चुका है और वो इसके अंदर आ चुका है, बाकी जो मटेरियल है वो कहाँ से गुजर रहा है, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से गुजर रहा है, लूप ऑफ हेनले से गुजर रहा है, और उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से गुजरेगा। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जैसे ही ये फिल्ट्रेट आएगा, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, तो इसमें से 100% न्यूट्रिएंट, 70-80% इलेक्ट्रोलाइट और 65% वाटर, इसको डायरेक्ट ब्लड में नहीं, ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है, वो इस ल्यूमन में आएगा। यानी डायरेक्ट जो बच्चे समझते हैं ना कि शायद ब्लड में डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होती है, ऐसा नहीं है। ये आता है यहाँ पर जो नेफ्रोनल ल्यूमन है या इंटरस्टिशियम है, ये जो खाली जगह है, स्पेस है, ये मटेरियल पहले यहाँ फिल्टर होकर आता है, फिर उसके बाद यहाँ फिल्ट्रेशन के बाद दोबारा इसकी जो है एब्जॉर्प्शन की जाती है ब्लड के अंदर। तो एक तो हमारा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि डायरेक्ट ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होती, बल्कि ये ल्यूमन के अंदर आता है, इंटरस्टिशियम के अंदर आता है, फिर वहाँ से जो मटेरियल है, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, या इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन, ये जो फिल्ट्रेट है लूप ऑफ हेनले में पास करेगा। लूप ऑफ हेनले में से गुजरते हुए ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसको हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, DLH, मैंने इसको वैसे सिंपल एब्रीवेशन लिख दिया है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के जरिए जब ये सारा फिल्ट्रेट यहाँ से गुजरेगा, तो यहाँ से ये कुछ खास प्रोटीन्स होती हैं जिनको एक्वापोरेंस कहते हैं। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में ये नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्वापोरेन कहते हैं, एक्वापोरेन। अच्छा, एक्वापोरेन की वजह से यहाँ से वाटर जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और वो इस इंटरस्टिशियम में आएगा, और फिर वहाँ से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाई जाती है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद फिल्ट्रेट यहाँ से गुजरता हुआ कहाँ आएगा बेटा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आएगा। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन करवाई जाती है, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटाशियम है। तो मोस्टली हमारी बुक्स के अंदर जो है वो सोडियम आयन के बारे में बताया हुआ है कि सोडियम आयन यहाँ से पास आउट हो रहेंगे, अदरवाइज यहाँ से पोटाशियम आयन की भी एब्जॉर्प्शन कराई जा रही होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और दोबारा जो है क्लोराइड आयन्स, इनकी भी एब्जॉर्प्शन करवाई जाती है। बहरहाल तरीकाकार वही है कि ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाते, बल्कि पहले ये इंटरस्टिशियम में आएंगे, फिर उसके बाद ब्लड के अंदर इनकी एब्जॉर्प्शन करवा दी जाती है, और ये एब्जॉर्प्शन एक्टिवली भी हो सकती है और पैसिवली भी हो सकती है। उसके बाद ये फिल्ट्रेट जैसे ही DCT में जाएगा, DCT का जो पहला हिस्सा है, यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन करवाई जाती है बेटा, वो है सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयन, दोबारा वही सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयन की एब्जॉर्प्शन। लेकिन जो दूसरे हिस्से से सोडियम आयन की एब्जॉर्प्शन हो रही है, सोडियम आयन की एब्जॉर्प्शन हो रही है, ये किसकी वजह से है, एल्डोस्टेरॉन की वजह से, एल्डोस्टेरॉन। अच्छा, उसके बाद वाटर की यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन हो रही है, ये वाटर की एब्जॉर्प्शन, ये वाटर किसके इफेक्ट की वजह से, ADH के इफेक्ट की वजह से हो रहा है। क्लियर हो गया। हमारी बुक कह रही है कि वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होती है ना, जो आगे कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ से वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होती है, वो असल में ADH के जरिए होती है। इसका इफेक्ट यहाँ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर भी होता है, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर भी होता है। तो ये बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। एक बात आपने नोट की होगी, है तो लूप ऑफ हेनले, लेकिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, लेकिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हो रही? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो चैनल हैं, ये जो टनल्स हैं, जिनको आप एक्वापोरेंस कहते हैं, वो एक्वापोरेंस यहाँ मौजूद नहीं है। इसी वजह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से नहीं हो सकेगी। समझ आ गई है? तो इस तरह वाटर और ये सब की बस ये इतना ये तमाम नेफ्रॉन के अंदर ये रीअब्जॉर्प्शन यहाँ तक होती रहती है। ये सिर्फ होता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, डिहाइड्रेशन तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवानी है कि कम करवानी है, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी की सारी कंडीशन लग जाएगी। अगर वो हार्मोन रिक्वायर्ड बनेंगे तब जाकर रीअब्जॉर्प्शन होगी, अदरवाइज अगर वो ना बने तो रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर अकर नहीं हो सकेगी। ये कुछ कंसेप्ट है जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करने चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट जो यहाँ पर याद रखना है, जो कि आपकी KPK की बोर्ड में, बलूचिस्तान बोर्ड में, ये इन्होंने ऑस्मोलैरिटी को टच दिया हुआ है। ये सिंपल एक कंसेप्ट आप लोगों ने ये याद रखना है बेटा कि कॉर्टेक्स के अंदर जो ऑस्मोलैरिटी होती है, साल्ट की कंसंट्रेशन होती है,
बेटा वो कितनी होती है 300। और जैसे जैसे हम मेडुला की तरफ आते हैं कंसनट्रेटेड माहौल बनना शुरू हो जाता है, यानी उसमें साल्ट का लेवल, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है ये ल्यूमन की। क्लियर कि ये जो ल्यूमन है या इंटरस्टिशियम है, इसमें साल्ट का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब उसकी वजह से भी यहाँ पर जितनी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है उस पर ये कंसंट्रेशन का भी बड़ा इफेक्ट होता है। अब पॉइंट को समझना है, मैं इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करता हूँ। पहले मैंने इसलिए सीक्वेंस वाइज इसका टच इसलिए नहीं दिया कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। देखिए बेटा, आपको पता है कि जो हमारे पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है उसका पीसीटी और डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बोमेन कैप्सूल, ये होते हैं कॉर्टेक्स रीजन में, जबकि लूप ऑफ हेनले जो होती है ये मेडुलरी रीजन में होती है। अच्छा, कॉर्टेक्स रीजन के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, ऑस्मोलैरिटी कम है, वाटर लेवल ज़्यादा है, तो दोबारा वाटर को रीअब्जॉर्ब यहाँ पर करवा लिया जाता है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर होती है। अच्छा, वाटर की नहीं, बाकी चीज़ों की। उसके बाद जब लूप ऑफ हेनले जैसे जैसे हम डाउन आ रहे हैं, तो डाउन आते हुए बाहर का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर जो कंसनट्रेशन है 1200 मिली ऑस्मोल हो जाती है, यानी कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट बनना शुरू हो जाता है, तभी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो सकेगी। ठीक है, तो बाहर का जो इन्वायरमेंट है कंसनट्रेटेड है, तो अंदर क्या होगा, डाइल्यूट होगा, तो वहाँ से वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में ये चीज़ हेल्पफुल होती है। अब यहाँ पर वही 1200 है लेकिन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। उसकी वजह ये है, उसकी वजह सिंपल यहाँ एक्वापोरेंस का ना होना, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, इसी वजह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। अच्छा, इसके बाद चूंकि बाहर कंसंट्रेशन कम होना, ऊपर की तरफ जैसे हम चलते जाएंगे ना, तो ये कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट कम होना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए साल्ट और आइंस वगैरह भी बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, ये कंसंट्रेशन का थोड़ा बहुत इफेक्ट था जो हम अंडरस्टैंड कर रहे थे नेफ्रॉन के अंदर। नेक्स्ट जो प्रोसेस है बेटा वो है सिलेक्टिव सेक्रीशन का। अब यहाँ सेक्रीशन का जो लफ्ज़ है ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमने क्या करना है, सेक्रीट करना है, किसी न किसी चीज़ को शामिल करना है। क्या करना है, आप ना ब्लड से कुछ आइंस बाकी रह जाते हैं, उन आइंस को क्या करते हो, आप दोबारा उसे जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में उसे एक्सक्रीट करते हो। फिल्ट्रेट में आप क्या करते हो बेटा, एक्सक्रीट करते हो। तो अपने ब्लड से कुछ आइंस जो रह गए हैं, जो इजाफी हैं, उनको ब्लड से निकाल कर आप किसके अंदर, वो जो यूराइन बन रहा है या जो इस डक्ट के अंदर ये सारे का सारा फिल्ट्रेट आ रहा है, इस फिल्ट्रेट के अंदर आप उस चीज़ को शामिल कर रहे हो। यानी ये रीअब्जॉर्प्शन का उलट प्रोसेस है। रीअब्जॉर्प्शन क्या था कि फिल्ट्रेट से चीज़ें निकल कर ब्लड में आ रही थी, अब ब्लड से कुछ आइंस वगैरह निकल कर किसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं, ये इस फिल्ट्रेट में आना शुरू हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम एक्सक्रीशन का प्रोसेस कहते हैं, या सेक्रीशन भी हम उसे कहते हैं। सिंपल इसे सेक्रीशन कहते हैं। क्लियर। अच्छा, अब ये सेक्रीशन क्यों यहाँ हेल्पफुल है, हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए, हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस यहाँ पर हेल्पफुल होता है। किन किन चीज़ों की एक्सक्रीशन होती है, किन चीज़ों को ब्लड से निकालकर फिल्ट्रेट में डाला जाता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से हाइड्रोजन आयन और पोटाशियम आयन की सेक्रीशन होती है, और ये ज़्यादातर एक्टिव सेक्रीशन होती है, यानी यहाँ पर एनर्जी खर्च होती है। लूप ऑफ हेनले से नो एक्सक्रीशन या नो सेक्रीशन, यहाँ पर किसी चीज़ की सेक्रीशन नहीं कराई जाती। क्लियर। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से किस चीज़ की सेक्रीशन करवाई जाती है, पोटाशियम आयन, हाइड्रोजन आयन और अमोनिया और बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, इनको क्या किया जाता है बेटा, एक्सक्रीट किया जाता है, एक्सक्रीशन कराई जाती है या सेक्रीट कराए जाते हैं किसके अंदर, इनको फिल्ट्रेट में डाला जाता है ताकि आपके ब्लड की पीएच पर जो इफेक्ट है वो ना पड़े। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने रीअब्जॉर्प्शन और इसके अलावा सेक्रीशन के बारे में, सिलेक्टिव सेक्रीशन हम उसे कहते हैं, उसको पढ़ा है। तो आज के इस लेक्चर के साथ जो आपका फंक्शन ऑफ किडनी है या फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन है, या तीसरा टाइटल हमने पढ़ा था यूराइन फॉर्मेशन, ये कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो आगे कंसंट्रेशन है जिसमें हमने पढ़ना है कि ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन किया जाता है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।